हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे थे। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये तीसरा वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, चौथा वीडियो, जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं। इसको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है। आपका जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, आपका ये लवण बनाता है और क्या बनाता है, प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है, प्लस जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें पूछा था प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है, लवण और जल होता है। तो यहाँ पर देखिए लवण दिया है, यहाँ पर जल ना देके क्या H2O दे दिया है, जल नहीं लिखा है, यहाँ H2O दे दिया है। तो H2O ही मतलब तो जल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें देखिए पूछ लिया उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा। देखिए सम्मिश्र, यह इधर देखिए जल बन रहा, जल बन रहा, जल बन रहा, इधर लवण हो जाएगा। अब उदासीनीकरण अपक्रिया होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहली बात अम्ल होना चाहिए और क्षार होना चाहिए। तो इसमें देखिए ना तो ए कैल्शियम ऑक्साइड, अम्ल होने के लिए उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, क्षार होने के लिए OH होना चाहिए। तो ना तो इसमें अम्ल है ना तो इसमें क्षार है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बताएं लवण प्लस जल बनना चाहिए, तो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, इसका ए वाला नहीं होगा। बाकी देखिए इसमें OH है नहीं, क्षार हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन है तो अम्ल हो जाएगा, अम्ल क्षार से रिएक्शन हो रहा है तो लवण और जल बन रहा है। इसमें हाइड्रोजन है, OH है तो क्षार हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, OH है तो क्षार हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो अम्ल हो जाएगा। ये सब है, तो कौन सा नहीं है, इसका ए वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए लौह धातु और कॉपर सल्फेट के विलयन होगा तो उसमें क्या होगा, बताए थे। अगर लौह धातु है, मान लेते लोहा है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट है, क्या है, CSO4 है। तो जब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देगा कौन, लोहा, और ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और यहाँ से कार्बन क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो लोहा होता है उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, किसके कंपेरिजन में, कॉपर की तुलना में, तभी तो ये विस्थापित कर पाता है। और ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, पहले जो सही है उसको बता देते। देखिए इसमें है डी वाला, इसमें आयरन कॉपर सल्फर विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। यही तो बताए हैं, जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है। और जो आयरन है ये क्या होता है, कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं गलत दिए हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें तो ये भी लिखा आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में कम अपक्रियाशील होता है। कॉपर की तुलना में कम नहीं होता, अधिक होता है, इसीलिए क्या है, पहला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। कह रहा है जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, चलिए बताइए कौन सा बनता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का संयोजन, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है, और इसका जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, H2O बनता है। पहले ही वीडियो में इसको पहले ही क्वेश्चन था, आपको हम समझाए थे, इसको क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो जब इसमें पानी मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसमें कौन सा, इसका पूछ कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे हो जाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्या है, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में संपर्क में आती है तो उनका रंग बदल कर हो जाता है, तो उनका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए लोहा है, जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित करता है तो क्या बना लेता है? फेरस सल्फेट बना लेता है। ठीक है, और कॉपर क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आता तो उनका रंग बदल कर हो जाता, तो रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। जो कॉपर सल्फेट होता है, ये जो आपका कॉपर सल्फेट है, इसी को क्या बोला जाता है? नीला थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला थोथा बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? फेरस सल्फेट को हरा कशिश बोला जाता है। ठीक है, हरा कशिश बोला जाता है। एक सफ़ेद कशिश होता है, आपको कमेंट करके बताना किसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसमें बताना है द्विविस्थापन का अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो द्विविस्थापन में क्या होना चाहिए? इधर दो यौगिक होना चाहिए, AB और CD। इनमें आयन आपस में टूटते हैं, इसमें भी आयन टूटते हैं, तो आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में इधर आपके दो यौगिक दिए हैं, इधर एकल है, ये होगा नहीं। ठीक है, देखिए इसमें दो यौगिक यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर भी दो यौगिक दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, लेकिन उत्पाद में भी क्या होना चाहिए? दो बनना चाहिए। अब उत्पाद में देखिए इधर एकल बन रहा है, इधर भी एकल बन रहा है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। उत्पाद में देखिए यहाँ दो जगह बन रहा है, तो यहीं सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए प्ले लिस्ट से देखेंगे या नीचे लिंक दे दिया गया, वहाँ से देखेंगे, वहाँ पर संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन को अलग अलग टॉपिक नाम दे के उसको पढ़ाया गया, वहाँ से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ आपके ऑक्सीकरण और अपचयन को भी बताए हैं अलग वीडियो में, तो वहाँ से नीचे लिंक दे दिया गया, इसी वीडियो के नीचे देखिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को ही विस्थापित कर पाएगा जिसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? एल्युमिनियम से अधिक होगी, एल्युमिनियम से अधिक होगी। तो आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज याद करने का हमने ट्रिक भी बताया था, देखिए फिर से आपको बता दे रहे हैं। केदारनाथ का, अब देखिए एल्युमिनियम से जो ऊपर होगा वही हो इसको विस्थापित करेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, सब नीचे चला, आलू जरा फीका पकाता है। कोर्ट है, कोर्ट है आपका, यानी AG, AU और PT, यानी क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा आपका ये शीशा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर, मरकरी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना और प्लेटिनम हो जाएगा। ये नीचे घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता उसकी होती है। ठीक है, ये भी हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं पहले ही, आपको प्ले लिस्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम को ही विस्थापित कर पाएगा जो एल्युमिनियम से ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम आ रहा, तो एल्युमिनियम से ऊपर यही चार धातु हैं। ठीक है, जिसकी अभिक्रियाशीलता एल्युमिनियम से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो देखिए ऑप्शन में पोटेशियम है, नहीं है, सोडियम है, नहीं है, कैल्शियम है, नहीं है, मैग्नीशियम है कि नहीं? यहाँ पर मैग्नीशियम मिल रहा है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा। बाकी जो है देखेंगे ऑप्शन में सब नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर, कॉपर देखिए एल्युमिनियम के नीचे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसका मरकरी देखिए ये भी नीचे ही है। ठीक है, आपके यहाँ पे आएगा, कोर्ट है यहाँ पे HG, मरकरी हो जाएगा, Fe है यहाँ पे आ रहा है, ये सब इसके नीचे ही लिखा गया है इसे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो ये तो आप पहले पढ़ा चुके हैं, अगर दूसरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताए थे। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है, यानी PbI बनता है। ठीक है, लेड आयोडाइड बनता है, PbI, जिसको PbI2 भी बोला जाता है, लेड आयोडाइड। इसका बताए थे P से क्या होगा? देखिए यहाँ P से Pb, P से पीला, वहाँ आपको बताए थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका C वाला सही हो जाएगा। देखिए इसका पहला और दूसरा पार्ट देखेंगे पहले, उसके बाद तीसरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई चीज़ स्टार्टिंग से देखा जाता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी ज़्यादा आसान है। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया,
रासायनिक अपक्रिया N2H2 यहाँ पर X लगा हुआ, 2NH3 में X का मान कितना होगा। तो देखिए आपको सिर्फ बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे तो देखिए H3 लिखा है और इसके पहले 2 लिखा है, यानी 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितना है इधर 6 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 6। यहाँ पर देखिए H2 लिखा है, तो अगर हम 3 लिख दे 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं, यानी X की जगह कितना आएगा 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें भी हमें दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करना है, इसमें भी आपको बैलेंस ही चेक करना है। तो देखिए इधर 2Ag है तो इधर भी 2Ag हो रहा है, इसके मतलब देखिए इधर Br कितना है 2 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए Br 2 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात सीधी बात AgBr है तो क्या बनेगा, Ag यहाँ पे तो बनेगा Br H2CO2Cl2 तो बनेगा नहीं, अब Br बनेगा और Br कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है भाई, जो अभिकारक में वही तो उत्पाद में बनेगा, तो ये तो अभिकारक में है ही नहीं तो उत्पाद में कहाँ से आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। संयोजन में हम क्या बताए थे, 2 या 2 से अभिकारक पदार्थ, 2 भी हो सकते हैं 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो क्या बनेगा एकल होना चाहिए। ठीक है, जो उत्पाद होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए एकल होना चाहिए, वही क्या कहलाता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में से एकल उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होना चाहिए और उत्पाद क्या होना चाहिए एकल होना चाहिए, यही वाला क्या है सत्य है। इसमें देखिए कह रहा है एकल अभिकारक एकल उत्पाद में बदलता है, ये कोई नहीं रिएक्शन होता है, एकल अभिकारक एकल उत्पाद में नहीं बनते, केवल 2 उत्पाद बनते हैं, ये भी गलत दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते, जैसे C+O2 क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, तो अभिकारक 2 हो जा रहे हैं उत्पाद 1 हो जा रहा है। जैसे आपको बहुत पहले ही क्वेश्चन बताए थे कैल्शियम और H2O जब मिलेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है, OH2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका अभिकारक 2 हैं, ठीक है, उत्पाद लेकिन क्या है 1 है, इसलिए इसमें सब में क्या होगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने, जिसको सिलिकलाइन बोला जाता है, का बनना उदाहरण है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको देखिए बुझा हुआ चूना बोला जाता है, या इसको इंग्लिश में सिलिकलाइन बोला जाता है, इसको क्यूकलाइन बोला जाता है, इसको अनबुझा चूना या बिना बुझा चूना बोला जाता है। तो इसमें बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उत्पाद कैसा बन रहा है एकल बन रहा है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का जलना, देखिए प्राकृतिक गैस का जलना, जब गैस जलेगा तो उसमें क्या होता है उष्मा निकलती है, जब उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी बोला जाता है। क्या भाई प्राकृतिक गैस जब जलेगा उसमें उष्मा निकलेगी तो उसको उष्माक्षेपी बोला जाता है, और जिसमें उष्मा दिया जाता है उसको उष्माशोषी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि जो दी गई अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण है। तो आपको पहले भी हम बताएं हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको 2 यौगिक दिखे, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, वहाँ हमेशा क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकले उष्मा निकले। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा। देखिए बुझा हुआ चूना जब बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है, तो देखे होंगे गाँव में, अब देखे होंगे पहले जो चूना आता था कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता था, ये टुकड़े में आता था। जब इसमें पानी डाला जाता तो बहुत बड़ी मात्रा में इसमें देखते थे भाप निकल रहा था, यानी उसमें उष्मा निकलता है, तो बुझा हुआ चूनम होता। प्राकृतिक गैस जब जलता है तब भी उसमें क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। अब जब 2 ऑप्शन सही है, देखिए श्वसन में भी उष्मा निकलता है।
श्वसन के दौरान भी क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। यानी तीनों में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन अगले स्लाइड में है। इसमें कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता कहलाता है। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक कितना हो, एक, और दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित होता है। चाहे उत्पाद कह रहा है चाहे दो हो या क्या हो, तीन हो, ठीक है, दो या दो से अधिक हो। तो अब देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। क्या होता है, वियोजन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है। देखिए इसमें कहीं पे आपका संयोजन तो होगा नहीं, संयोजन को उल्टा वियोजन होता है, विस्थापन द्वारा विस्थापन होगा नहीं। तो एक ही बचा अपघटन, जिसको हम लोग अगर वियोजन होता तो वियोजन हो जाता, नहीं तो अपघटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित द्विविस्थापन अपक्रिया को पूर्ण करना है। बस सीधे सीधे आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है, सीधे सीधे क्या करना है आपको, बैलेंस कर लेना है। तो देखिए यहाँ Na2 यहाँ Na2 हो जा रहा है, और यहाँ SO4 है, तो यहाँ पे SO4 हो जा रहा है। अब बच क्या रहा, देखिए इसका OH का, देखिए OH बच रहा, लेकिन ये है कितना, 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कापर बन रहा है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कापर आ जाएगा, और यहाँ OH का होल ट्वाइस आ जाएगा, यानी एक का कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम मत कर देना, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कह रहा है अम्ल और क्षारक के बीच अपक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में जाना जाता है। अभी ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, जब अम्ल क्षार के साथ मिलता है तो लवण और जल बनाता है, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी पहला वाला कथन क्या सही है। उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, अम्ल परत क्षार ये क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये भी दोनों सही है। तो देखिए दोनों किसमें दिए, सत्य दिया है। कह रहा कथन दो सत्य है और कथन असत्य नहीं है, दोनों असत्य है, ये भी गलत है, दोनों सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अपक्रिया किनके बीच होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया किनके बीच होती है, जिसमें क्या होता है, आयनिक यौगिक हो। ध्यान रखना है संयोजक यौगिक नहीं होना चाहिए, आयनिक यौगिक होना चाहिए। जैसे देखिए अभी अभिकारक बताइए, AB और CD जब टूटता है तो A, जैसे A प्लस में टूटता है और B माइनस में, इसी तरह C प्लस में, D माइनस में, तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है। तो जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहीं द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। तो ये ध्यान देना है, ये दोनों क्या होना चाहिए, आयनिक यौगिक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये प्रकाश अपघट्य अपघटन का उदाहरण है। किसका है, ये प्रकाश अपघट्य अपघटन का उदाहरण है। तो देखिए पराबैंगनी विकिरण की यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई घटना होगा तो प्रकाश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर रिएक्शन देखना हो तो क्या क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl2 होता है। क्या होता है, सिल्वर को AgCl कर लीजिए, क्या होता है AgCl। अभी क्या होगा, इसमें क्या बनता है, Ag बनता है और क्या बनता है, Cl2 बनता है। क्या बनता है, Cl2। अब बैलेंस करना, इधर 2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 क्लोरीन है, तो इधर भी 2 Ag भी हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब यही है, ठीक है। तो कह रहा सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह उदाहरण है। तो ये जो घटना होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसको प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब इथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद होता है। तो कौन सा प्रमुख उत्पाद होता है, वो आपका एथनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एथनोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एथनोइक अम्ल बनता है, ठीक है। कह रहा जब एथेनॉल होता क्या है आपका, होता C2H6 और एथेनॉल OH होता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से अपक्रिया करता है तो आपका बनाता है एथनोइक अम्ल बनाता है। एथनोइक अम्ल क्या होगा, ठीक है। तो CH3
COH होता है। ए क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल बनाता है। तो कौन सा क्रिया सही हो जाएगा इसका? आप कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो बताएं, द्विविस्थापन यानी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का विस्थापन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा को हमेशा उसको देना पड़ता है तभी होता है। तो देखिए, जो अपघटन अभिक्रिया है यानी किसी चीज़ को आपको तोड़ना है तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा? हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे तभी तो टूटेगा। तो अपघटन को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? हमेशा हीट को देना पड़ता है यानी ऊष्माशोषी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही। कौन सा सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस घुमा के पूछा हुआ है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसमें अगर ऊष्मा निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऊष्मा देना पड़ता है तो ऊष्माशोषी हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। तो दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसको योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये अब देखिए, दोहरा या तिहरा आबंध किस में होता है? देखिए, आपको एल्केन एल्किन एल्काइन वाले में पढ़ाए थे, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसमें दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते अभिक्रिया के बाद वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण यानी ऊष्मा उसमें दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, इसमें से ऑप्शन पढ़िए। देखिए, कह रहा पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना। पानी में कोई चीज़ घुल रहे हैं तो उसमें ऊष्मा देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। फेरस सल्फेट का अपघटन, अभी बताए हैं जब किसी का अपघटन किया जाता है तो वहाँ पर ऊष्मा दिया जाता है। तो जहाँ आपको अपघटन मिले वहीं वाला आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा पानी में एक अम्ल या क्षार को विलय करने पर यानी मिलाने पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको ऊष्माक्षेपी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? इसको ऊष्माक्षेपी नाम से जाना जाता है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को, ठीक है, तो जब भी पानी में, ठीक है, अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत बार पूछा हुआ है और ये आपको मेन टॉपिक अम्ल क्षार लवण में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की विलयन अभिक्रिया है। तो देखिए, कह रहा सोडियम सल्फेट ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया बनता है। इसमें क्या बनता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बनता है। तो इसमें कह रहा है, देखिए सोडियम सल्फेट, क्या कह रहा है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या कह रहा है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na SO4 हो जाएगा। अब बेरियम क्लोराइड बेरियम BaCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसका आयनों का आदान प्रदान होगा जहाँ पर वहाँ क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इस प्रकार के रिएक्शन आप दूसरे वीडियो में पढ़े हैं, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन से कौन सा सही या गलत है? आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो कह रहा है H2S हवा में जलता है और H2 और SO2 देता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो H2S है ये हवा में जलता है और क्या देता है? H2O देता है और क्या देता है? SO2 देता है। देखिए H2S जो है हवा में जलता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये H2O बनता है और क्या बनता है आपका? ये SO2 बनता है। क्या बनता है? SO2 बनता है। यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बैलेंस खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ए वाला बनता है, बात बिल्कुल सही कह रहा है। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन होता है, तो फेरस सल्फेट का अपघटन होता है और यह Fe2O3 देता है। अब ये वाला भी रिएक्शन दूसरे वीडियो में आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो इसमें ये वाला बात बिल्कुल सही है, SO2 और SO3 होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिएक्शन समझा दिए, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे आपको लिखवा देते हैं कि क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट क्या होगा? FeSO4 हो जाएगा। ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है, फिर क्या बनाता है? SO2 बनाता है, और फिर क्या बनाता है? SO3 बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो नहीं है, चलिए देखिए कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें कौन सा नहीं है? चलिए देखिए कौन सा नहीं हो रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आयनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आयनिक होना चाहिए। अब जब इसमें कॉपर सल्फेट है, H2S है, इसमें तो होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट अगर टूटे, देखिए ये दोनों टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा हाइड्रोजन, ये माइनस में, तो कॉपर सल्फाइड बना लेगा और ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, यहाँ पर क्या? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और जल में टूटेगा, तो ये नहीं बनाएगा। देखिए यही वाला नहीं बनाएगा, ठीक है, यही वाला नहीं बनाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन आयन टूटते हैं, आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यानी ये यहाँ पर समझिए, जैसे कॉपर है इसके साथ आ रहा है तो हाइड्रोजन इसके साथ आ रहा है, इसी तरह मैग्नीशियम इसमें जब कोई टूटेगा, ठीक है, तो H और O में टूटेगा ना, H+OS माइनस में मान लो टूट रहा है, तो मैग्नीशियम के साथ दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए अब ये टूटेगा तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये HCl बन जाएगा, इसमें इसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ हो जाएगा, OH के साथ हो जाएगा, तो सब में आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। तो कौन किस में नहीं हो रहा है? बी में नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? कह रहा ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा? चलिए कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा। देखिए जब भी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? जलेगा। जब भी कार्बन क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो वहाँ पे कौन सा होगा? दहन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? दहन अभिक्रिया होता है, ठीक है। क्या भाई देखिए कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है और जब जलेगा तो उसको क्या कहेंगे? दहन होता है, उसमें क्या होता है? दहन। और जहाँ पर ऊष्मा दी जाती है वहाँ पर अपघटन होता है। जहाँ एक तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण दिया है यहाँ पर का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो देखिए इसमें दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तो होगा नहीं, ठीक है। आपका विस्थापन भी नहीं होगा क्योंकि विस्थापन के लिए भी यौगिक की जरूरत, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको संयोजन है या तो अपघटन है, तो अब तो दो ऑप्शन में चूज कर पाएंगे। अभी बताएं दो या दो से अधिक अभिकारक हो और एकल उत्पाद हो, तो वहाँ क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगी। अपघटन में यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपघटन होगा। यहाँ पर कहीं ऊष्मा की बात नहीं किया गया, इसलिए कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट तथा जल के माध्यम से रासायनिक क्रिया को कहते हैं। सीमेंट तथा जल के माध्यम से रासायनिक क्रिया को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जलीकरण कहा जाता है। सीमेंट तथा जल के माध्यम से रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? जलीकरण कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? देखिए सोडियम सल्फेट इसमें भी आयन बनेगा, बेरियम क्लोराइड में भी बनेगा, तो उसको दोहरा विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है वो क्या कहलाती है? वो आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। इसको पहले पार्ट में भी पढ़ाए थे। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। जब इसमें पानी से रिएक्शन करवाया जाता है तो ये आपका सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, Cl2 बनता है, Cl2 प्लस के H2 बनता है। तो इसमें ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोर क्षार अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन निकलती है, ठीक है। तो क्लोर क्षार में क्लोर से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। और क्षार है तो मतलब ऐसे ध्यान रखना है H2 निकलता है। अगर रिएक्शन आपको याद है तो दिक्कत ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो अभी आपको बताएं हैं कि कौन से उत्पाद निर्मित होंगे। तो आपको लिखवाए हैं कि सोडियम एक तो हाइड्रोक्साइड बनता है, Cl2 बनता है और क्या बनता है, H2 बनता है। तो क्लोरीन और कैल्शियम, देखिए क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नहीं होता सोडियम होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, जब एक धातु है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनता है। वही कह रहा है जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। धातु ऑक्सीजन के साथ करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। तो कोई भी धातु लेते हैं, जैसे चलिए कॉपर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में का प्रयोग किया जाता है। तो आप शुरू से ही साइंस पढ़ते आए होंगे, इसमें निकिल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, निकिल का। कुछ टॉपिक आपको एक दो बार में इसे पढ़ के याद करना पड़ेगा। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। तो उसमें क्या होता है, अभी शुरू से बताते चले आए हैं, उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसका चौथा पार्ट आएगा जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन बचा है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।